शुरुआत करते हैं हम हरीश कृष्णन के साथ इस सेगमेंट में। हरीश जी, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल, एक फ्लेक्सी कैप की इस समय क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हर कोई सोचता है कि लार्ज कैप में पैसा लगाएं, मिड कैप में पैसा लगाएं, स्मॉल कैप में पैसा लगाएं। आप फ्लेक्सी कैप के इतने बड़े एडवोकेट क्यों हैं इस समय? देखिए, अपॉर्चुनिटी जो आती है वो अनकंस्ट्रेन्ड अगर हो, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखे, वहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। तो अगर मैं एविडेंस या उदाहरण के तौर से बताऊँ, सो लेट्स लुक एट एबीएसएल फ्लेक्सी कैप फंड। अ, जून-सितंबर 2024 में हम करीबन 80% के आसपास लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे। आज के दिन में लास्ट ऑलमोस्ट 18-24 महीने में मार्केट की करेक्शन को देखते हुए वी आर एट क्लोज टू अबाउट 45% इन मिड एंड स्मॉल कैप। तो 20% से 45% का जो इंक्रीज किया है फ्रॉम ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट यू कैन से ऑलमोस्ट 12-18 मंथ्स। इसका इन्वेस्टर्स कैन गेट द बेनिफिट कि ऑटोमेटिकली बिना कोई टैक्स का इम्प्लीकेशंस हो, जहां पे अपॉर्चुनिटीज दिखे और फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज सब जगह पे है, बहुत सारे सेक्टर्स में है, लार्ज मिड और स्मॉल में है। और जहां पे वैल्यूएशंस थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगे, वहां पे हम फिर फ्रंट फुट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हरीश जी, इस एनवायरनमेंट में वैसे आपके हिसाब से क्या व्यू होना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तरफ है लार्ज कैप्स, जहां पर बहुत लोगों का मानना है कि अब काफ़ी समय से शायद वैल्यूएशन फेवरेबल हो। मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन हुई थी, उसके बाद हमने एक बड़ी शार्प रिकवरी भी देखी है वहां पर। इस सिनेरियो को देखकर आप ज़्यादा लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में, या फिर मिड और स्मॉल कैप में अल्फा ढूंढ रहे हैं इस समय? तो आज के दिन में हमने इंक्रीमेंटल कैपिटल जो है मिड एंड स्मॉल कैप में डाला है। बट ब्रॉडली अगर मैं अनुज जी बताऊं आपको कि लास्ट 3-5 साल का अगर आप देखोगे तो करीबन 8 से 9 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। वो है बैंकिंग हो गया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस, आईटी, एफएमसीजी, केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, अल्कोहल हो गया, सीमेंट हो गया, एक्सेट्रा, राइट? नाउ हम कैसे देखते हैं कि हर एक सेक्टर में राइट टू विन कौन से काइंड ऑफ कंपनीज के पास है। जैसे कि बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो लार्जर बैंक्स को ज्यादा राइट टू विन है, तो हमारा एक्सपोजर उस सेक्टर में ज्यादा लार्ज कैप हैवी होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे सीमेंट या केमिकल्स, जहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमको स्मॉल कैप और थोड़े बहुत मिड कैप में मिल रहे हैं, तो हमारा एक्सपोजर ज्यादा मिड और स्मॉल कैप में रहेगा। सिमिलरली अगर हम रिटेलिंग की बात करें, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में मिड और स्मॉल कैप में मिल रहे हैं, जहां पे अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो जो कंपनीज कर रही है करीबन ऑलमोस्ट 5% फ्री कैश फ्लो यील्ड वाले बहुत सारे कंपनीज आज के दिन में मिल रहे हैं ऑन द कंज्यूमर रिटेलिंग साइड, बिल्डिंग मटेरियल साइड, वहां पे ज्यादा मिड और स्मॉल कैप है। तो द वे वी थिंक इज कि कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया लास्ट 3-5 साल से, छोटी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होती है, वहां पे रिलेटिव वैल्यूएशन और फ्रॉथ जो है वो कम है, और वहां पे हम देखते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं मिड और स्मॉल ऐसे सेक्टर में जहां पे अपॉर्चुनिटीज हमें आज के दिन में ज्यादा मिल रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो मार्केट ने पिछले 2-3 महीने देखे हरीश जी, जिसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, थोड़ा सा पैनिक सेट इन हो जाता है इन दैट केस, तो ये इसमें लार्ज कैप और एसआईपीज जो है, ये आपको लगता है कि एक अच्छी रणनीति हो सकती है जब इस तरीके की मार्केट करेक्शन आए? फ्लेक्सी कैप की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक लार्ज कैप में अगर एसआईपी की जाए, जिसे जिस तरीके का हमने पिछले 2-3 महीने का मार्केट का मूव देखा, तो क्या वो सही स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, एक्चुअल राइट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से आपको देखनी है कि जब आपको पैसों की जरूरत है, उस टाइम पे आपको क्या रिस्क प्रोफाइल चाहिए, रादर देन कि एंट्री टाइम पे क्या रिस्क प्रोफाइल या क्या अगले 2 महीने के लिए या अगले 3 महीने के लिए अच्छा हो सकता है। बिकॉज जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली थ्रू एस आई पीस, हमारा एटलीस्ट मिनिमम होराइजन
आई वुड से 5 साल के होने चाहिए। मान लीजिए एटलीस्ट 3 इयर्स तो होनी ही चाहिए। बेटर होगा 5 इयर्स, 7 इयर्स। और उस टाइम पे आप क्या वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या आपका टॉलरेंस लेवल है वॉलेटिलिटी का। अगर आपका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है उस टाइम पे, तब आपका फोकस हो सकता है बेटर लार्ज कैप हो या बैलेंस एडवांटेज फंड हो या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसे फंड्स हो जो कंजर्वेटिव हो। और लेकिन अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे भी आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई ही होगा, देन इट मेक्स सेंस टू बी इन स्मॉल कैप और मोर एग्रेसिव प्रोडक्ट्स। तो आवर ओपिनियन कि कि आज के दिन में कुछ ज्यादा ही फियर फैक्टर बना हुआ है मैक्रोस के ऊपर। हमारा ये मानना है कि जब पूरी दुनिया मैक्रोस के बारे में बात करता है, तब उस टाइम का बेस्ट डिसीजन होता है कि हम मैक्रोस को इग्नोर करें और माइक्रोस पे काम करें। माइक्रोस मतलब अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ढूँढे, अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस ढूँढे, जो आपको कॉम्पिटिटिवनेस दिखे, जो मार्केट शेयर गेन करने की क्षमता रख पाती है, एंड उसमें सबसे बड़ा डेल्टा आता है। यही चीज़ अगर 24 महीने पहले की बात करें, तो उस टाइम पे सब लोग मल्टी बैगर की खोज में कर रहे थे। उस टाइम पे अगर हम मैक्रो के बारे में बात करते तो शायद थोड़ा बेटर होता। सो आज के दिन में हमें लगता है कि फ्रंट फुट के साथ खेलना है, आपको एक्चुअली रिस्क टेकिंग बढ़ाना है, कम नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट अगले 3-5 साल के बाद जब आप देखोगे अपने पोर्टफोलियोज़ को, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तभी मिल पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, आपने सिंस ये बात छेड़ी है, कोई ऐसा सेक्टर दिख रहा है आपको जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट पूल में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट आ सकता है और उससे कहीं ज़्यादा प्रोपोर्शनेट मार्केट कैप शेयर में गेन आ सकता है? कोई कोई थीम जो इस समय इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में फ्रेश डाल सकते हैं यहाँ से? ठीक है, मैं 2 एक्सट्रीम सेक्टर्स की बात कर सकता हूँ विथ नंबर्स। तो एक सेक्टर है जो बहुत हाइटेंड एक्सपेक्टेशन से है आज के दिन में, वो डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखोगे टोटल मार्केट कैप आज के दिन में करीबन 12 लाख करोड़ का इंडेक्स है, एनएसई डिफेंस इंडेक्स। वो 12 लाख करोड़ का टोटल, अगर आप 4 साल पहले की जब इंडेक्स शुरू हुआ था, उस टाइम पे टोटल मार्केट कैप 1.7 लाख करोड़ है। तो 1.7 lakh crores has become 12 lakh crores, almost 8 times। उसी टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं ऑलमोस्ट 2.2 टाइम्स। ओके, आज के दिन में प्रॉफिट है करीबन 25,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, तो ऑलमोस्ट 52 टाइम्स पे ट्रेड हो रही है। यही अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें जो आज के दिन में या लास्ट 3-4 साल से नहीं चला है, और जहां पे होपफुली ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, वो होगा आपका केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। आज के दिन में गैस की अवेलेबिलिटी कम है एक्सेट्रा, बट अगर आप उनका पूरा मार्केट कैप देखेंगे तो आज के दिन में 10 लाख करोड़ में आपको वो पूरा सेक्टर मिल रहा है। उसका पूरा प्रॉफिट पूल आज के दिन में 30,000 करोड़ है। ओके, 2022 में यही कंपनीज के प्रॉफिट उस टाइम पे 45,000 करोड़ थे, 45,000 करोड़। तो 45,000 करोड़ हैज कम डाउन टू 30,000 करोड़। सिक्लिकल सेक्टर है, ऐसा नहीं कि हर सेक्टर एक ही तरफ जाएगा, प्रॉफिट्स भी सिक्लिकल है। और ये 4 साल में ये सब कंपनीज ने मिलके करीबन 1.25 लाख करोड़ का केपेक्स किया है, जिसका फायदा शायद अगले 2-3 साल में आ सकता है। तो ये मेरा ये मानना है कि आज के दिन में 30,000 करोड़ का जो प्रॉफिट पूल है, हो सकता है ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3-4 इयर्स कैन बी एज लार्ज एज 60,000 करोड़। आपको मिल रहा है 10 लाख करोड़ में। इट्स नॉट वेरी चीप, बट it is far better than possibly looking at the sector flavor आज के दिन में जो डिफेंस में है। तो हम ऐसे सिनेरियोस एनालाइज करते हैं, एंड आई वुड से दैट केमिकल्स, उसमें एक और बात कहूंगा कि केमिकल्स में हमारा सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना। एंड आई थिंक वाइल सब लोग आईएनआर विच इज रुपी के बारे में बहुत कंसर्न है, अगर आप आईएनआर देखे चाइनीज करेंसी के अगेंस्ट, तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल में जो 12 के हैंडल पे था, वो आज के दिन में करीबन 14 के हैंडल पे है, विच इज CNY INR। मतलब आवर कंपनीज आर इन इंडिया have become 20% more competitive than China because of the currency। तो ये सेक्टर के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना से है और चाइना में पॉलिसीज चेंज हो रही है। तो मेरे हिसाब से केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कुड बी वन सच एरिया। सिमिलरली सीमेंट कुड बी अंदर एरिया जहां पे one can take a contrarian kind of a stance
कि देयर कैन बी एन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट पूल, बिकॉज़ वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी थोड़े बहुत इक्विलिब्रियम में आ रहा है। सो देयर आर मेनी सच सेक्टर्स जहाँ पे अगर आपका 3-4 साल का व्यू हो तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में जहाँ पे हमें लगता है कि डिप्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज है। एक वेरी क्विक आखिरी सवाल, इस समय मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या ये मार्केट इस समय एक रेजिलियंस दिखा रहा है या फिर एक साइन दिखा रहा है थोड़ी फ्रेजिलिटी के? देखिए ऑलमोस्ट नाउ अभी जो भी होना था सब हो गया। ट्रम्प के टैरिफ्स आ गए, वॉर आ गया, क्रूड चला गया 120। इसके बावजूद अगर हम ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाइस पे है, ओके, विथ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ टेकिंग। और लास्टली जैसे कि मैंने बताया कि करेंसी जो वीकनेस दिखा रही है फॉर अ इक्विटी इन्वेस्टर, फॉर अ बिजनेसमैन, ये एक्चुअली पॉजिटिव हो जाता है वंस इट्स स्टेबलाइजेस। अगले 2-3 साल में एक बार अगर रुपी स्टेबलाइज हो जाएगा तो इससे और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है इंडियन इंडस्ट्री को। सो देयरफॉर मेरे हिसाब से दिस इज मोर अ साइन ऑफ रेसिलियंस, दिस इज मोर अ साइन of saying that we are closer to the end rather than worrying about what comes ahead। तो इसीलिए मैंने बात कही थी कि ये मौका है फ्रंट फुट पे खेलने का, बजाय कि आप डिफेंसिव शॉट्स बने रहे। अगेन मेरा होराइजन 3-4-5 साल का होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स जहां पे मेरा कोई एज नहीं है फ्रॉम आइडिया कि अगले 3-6 महीने में कैसे हो सकता है मार्केट। बिल्कुल जी, उसमें शायद ही किसी का एज होता होगा 3 से 6 महीने में। तो खैर हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।